So students, now we will take up this property of waves for the second lecture, and in the last class I have discussed the cases of wave equation. तो wave equation में मैंने बता दिया था frequency क्या है, lambda क्या है, time period and associated values there, k, then direction of wave propagation किधर होता है, राइट में वेव जा रही है पॉजिटिव एक्सिस पे तो क्या इक्वेशन आएगी, नेगेटिव एक्सिस पे जाएगा तो क्या इक्वेशन आएगी। उसी में एक फंडामेंटल रिलेशन में थोड़ा बताऊंगा आपको कि जो वेव इक्वेशन में जो साइन या कोसाइन फंक्शन होते हैं तो उसका जो एंगुलर पोजीशन है, नेट एंगल फेस ना, दैट वैल्यू ऑलवेज हैज टू रिमेन कांस्टेंट। और फेस की जब हम बात करेंगे उस फेस में दो फैक्टर आते हैं, एक तो आता है k इंटू एक्स। तो अब हम थोड़ा सा यहाँ पे दिखाएंगे द फेस इक्वेशन। फेस की जो बात कही गई, हाउ डू वी सी, फेस जो है आपका ये एंगुलर पोजीशन की बात करता है, इट इज फॉर एंगुलर पोजीशन। ठीक है, एंगुलर पोजीशन में जो टर्म आते हैं आपके पास, जैसे मान लो इक्वेशन था y इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, जनरल टर्म हमारे पास ये होगा। तो आप देखो एंगल लिखने के तीन तरीके हैं, के एक्स भी थीटा एंगल देता है एंड ओमेगा टी दिस ऑल्सो गिव द एंगल थीटा, और ये फाई जो है, फाई इज कॉल्ड इनिशियल फेस, इनिशियल फेस। ठीक है, एक इनिशियल फेस की बात कहेगी, ये भी थीटा एंगल के बारे में बात करेगा। ठीक है, तो ये एंगुलर पोजीशन होता है पूरा। तो दिस फेस जो टर्म लिखा गया, फेस वैल्यू ऑलवेज शैल रिमेन कांस्टेंट अगर वेव का शेप चेंज नहीं हो रहा है तो। आपको टर्म जो देखते हैं यहाँ पे के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी, तो आप ध्यान देना यहाँ पे क्या है हमारे पास, के इंटू एक्स, दिस वैल्यू इज थीटा। तो मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, के की वैल्यू क्या होगी, थीटा अपॉन एक्स, दिस आई हैव डन इन द लास्ट क्लास ऑल्सो। और थीटा जब 2 पाई होगा क्लोज पाथ में, एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, लैम्डा हो जाती है। और इस के को हम लोग क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज एंगुलर, इट इज कॉल्ड एज एंगुलर वेव नंबर, इट इज कॉल्ड एज एंगुलर वेव नंबर। ठीक है, एंगुलर वेव नंबर को हम यहाँ पे ऐसे डिफाइन कर पाते हैं फॉर द फेस। ऐसे देखो ओमेगा टी जो है, ओमेगा टी इट ऑल्सो डिफाइन द एंगल थीटा। यहाँ से मैं अगर ओमेगा को कहता हूँ तो दिस ओमेगा इज थीटा अपॉन टी, एंड व्हेन थीटा बिकम्स 2 पाई दिस स्मॉल टी बिकम्स कैपिटल टी टाइम पीरियड, वहां से रिजल्ट आएंगे। करेक्ट, इनका टोटल एंगुलर पोजीशन क्या होना चाहिए, इट शुड रिमेन कांस्टेंट। ये ध्यान देना, ये एंगुलर पोजीशन वैल्यू क्या रहती है, इट शैल रिमेन कांस्टेंट ना, इसका कांस्टेंट होना जरूरी है। ये प्रॉपर्टी आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। करेक्ट, इसको कांस्टेंट होना जरूरी है। ठीक है, नाउ फॉर द सेम इक्वेशन हमने क्या कहा था, जब वेव आगे जाती है, कोई भी इक्वेशन जब आ रहा है तो उसमें के एक्स ओमेगा टी और फाई, फाई का भी कई बार रोल आता है। फाई का रोल कैसे आएगा, जैसे सपोज ऐसे कोई वेव जो है टी जीरो एफ जीरो पे, जीरो पे नहीं है, थोड़ा आगे है, मतलब मान लो ये वेव इक्वेशन ऐसे जा रही है, ये लग रहा, और ये यहां से शुरू हो रही है, ये वेव जो है दिस वेव इज स्टार्टिंग लाइक दिस। अब आप देख सकते हो कि फॉर दिस पोजीशन मान लो यहाँ पे दिस द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड प्लस ए, और ये वैल्यू यहाँ पे क्या, दैट इज प्लस ए बाई 2 फॉर दिस पोजीशन। मान लो टी जीरो है यहाँ पे और यहाँ पे एक्स भी जीरो है, तो आप देखो इनिशियल पोजीशन जो है वो ए बाई 2 है। अगर ए बाई 2 आएगा तो इस केस में हम क्या कहेंगे, y की वैल्यू ए बाई 2 कर दो, तो ए बाई 2 अगर लिखते हो आप इक्वल टू ए साइन 0 प्लस 0 प्लस 5। अब आप देख सकते हो यहाँ पे रिजल्ट में ये a बाई 2 आना है, और ये टर्म अगर a बाई 2 आना तो मेरी साइन 5 की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ साइन 5 शैल बी 1 बाई 2 ना, तो साइन 5 आपका 1 बाई 2 के फॉर्म में जाएगा। ऐसे आप देख सकते हो दिस साइन 5 वैल्यू, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, दिस साइन 5 शैल बी इक्वल टू 1 बाई 2। इसलिए मैं कह दूंगा यहाँ पे क्या, जो 5 इक्वेशन में रिजल्ट आएगा 5 शैल बी पाई बाई 6, क्योंकि आप जानते हो साइन पाई बाई 6 क्या होता है, हाफ होता है।
टू गेट द वेव इक्वेशन, थोड़ा ध्यान देना, इनिशियल फेज जो होता है यहाँ पे इसको डिफाइन कर रहा है, इनिशियल फेज। तो यहाँ पर हमने क्या दिया, फाई की वैल्यू क्या डाल दी है, π/6, बिकॉज वी नो साइन π/6 की वैल्यू क्या होती है, हाफ होती है। तो वेव इक्वेशन से चलेंगे, करेक्ट ना। तो दिस थिंग वी हैव। नाउ फर्दर जो वेव इक्वेशन आएंगी, इसमें जो रिजल्ट हम क्या देखते हैं, क्रेस्ट एंड ट्रफ की बात मैंने बताई थी, कंप्रेशन और रिएफेक्शन। जो ट्रांसवर्स वेव होते हैं, ट्रांसवर्स वेव, दे टेक द मोड ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ। ये किस में जाते हैं, दे गो इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ। क्रेस्ट और ट्रफ का फॉर्मेशन लेंगे ट्रांसवर्स वेव, लाइक द वेव गोइंग इन अ रोप। रोप में कोई वेव ऐसे जा रही है, ऐसे। अब आप क्या देखोगे, दिस वेव इज प्रोपगेटिंग, दिस इज वाई वर्सेस एक्स में अगर मैं देखता हूं तो आप देखिएगा जो हाईएस्ट पॉइंट, जिसको हम कहते हैं क्रेस्ट, दिस ऑल्सो कॉल्ड एज क्रेस्ट। तो दो क्रेस्ट के बीच का जो गैप होता है दैट इज कॉल्ड लैम्डा, गैप बिटवीन द टू क्रेस्ट इज लैम्डा। और ये जो लोवेस्ट पॉइंट है दैट इज कॉल्ड एज ट्रफ। तो ट्रफ के बीच का जो गैप होगा टी, इसके बीच के गैप को भी हम लोग क्या कहते हैं, लैम्डा। आइदर फॉर द टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और टू कंसेक्यूटिव ट्रफ द वैल्यू गैप इज लैम्डा, ठीक है। तो लैम्डा इज द, लैम्डा को हम ये कहते हैं, लैम्डा इज द distance covered in one oscillation, एक ऑसिलेशन में डिस्टेंस कवर्ड along wave propagation, along wave velocity, wave velocity की डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कवर्ड होता है वो क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज लैम्डा ना। लैम्डा को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, क्रेस्ट ट्रफ के बीच का गैप। इवन इट कैन बी द केस लाइक दैट, कि आप ऐसा भी मान सकते हो कहीं पर कि ये पॉइंट और ये पॉइंट देखो, तो ये वेव यहाँ शुरू हुई, यहाँ पे जाकर कंप्लीट हो, दिस गैप इज ऑल्सो कॉल्ड एज लैम्डा, ये भी लैम्डा ही होगा। इनिशियल पॉइंट्स के बीच का गैप भी ले सकता हूँ मैं, कोई ऐसा भी पॉइंट ले सकता हूँ, एनी वेव, दिस और दिस, तो दिस टू पॉइंट्स इन द सेम फेज इट ऑल्सो कॉल्ड एज लैम्डा। तो लैम्डा क्या है, लैम्डा इज लीनियर डिस्टेंस बिटवीन टू adjacent points in same phase। इनका एंगुलर पोजीशन क्या है, सेम है। तो कोई भी दो पॉइंट्स ऐसे ले सकता हूं, तो मैं देखो कोई दो पॉइंट ऐसे भी ले लिया, दिस पॉइंट इज पी, दिस पॉइंट इज क्यू, इनके बीच का भी गैप क्या होगा, लैम्डा ही होगा। तो क्रेस्ट लेना, ट्रफ लेना, ये कोई मजबूरी नहीं है। वी कैन टेक एनी ऑफ द अदर पॉइंट्स ऑल्सो फॉर डिफाइनिंग दिस। तो ये ट्रांसवर्स वे में थोड़ा ध्यान देना, ये चीज़ कैसे आ गई, क्रेस्ट और ट्रफ। और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो प्लस ए भी जा सकता है या माइनस ए भी जा सकता है, करेक्ट। अब मैं आता हूं फॉर द केस ऑफ वेव इक्वेशन। तो वेव इक्वेशन जो मैंने लिखी थी, कंडीशन y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, एक तो मैंने ये टर्म लिखा था, करेक्ट। ये जो टर्म है इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ए साइन के, मैं बाहर लेता हूं के, दिस आई कैन राइट इट एज एक्स माइनस वी टी ऑल्सो आई कैन राइट, बिकॉज इफ दिस इज एक्स तो v इंटू टी भी क्या होगा, x होगा। ओनली सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड टुगेदर। तो ये x है तो ये भी डिस्प्लेसमेंट की बात आएगी। तो फिर से आप देख सकते हो ये जो टर्म है आपका, दिस टर्म, दिस इज द फेज, ये फेज शैल रिमेन कांस्टेंट, ये फेज हो गया। फेज की वैल्यू क्या रहती है आपकी, कांस्टेंट रहती है। तो मैं क्या कहूँगा, x माइनस वी टी, दिस वैल्यू इज कांस्टेंट। आप डिफ्रेंशिएट कर दो तो dx बाई डी टी माइनस वेलोसिटी इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। अब dx बाई डी टी क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ द वेव, तो दिस dx बाई डी टी, इट इज v इज द वेव वेलोसिटी। ये क्या आपके पास वेव वेलोसिटी है, ये dx बाई डी टी है। अब देखा था पार्टिकल वेलोसिटी ये था, दैट वाज डिफाइंड, दैट वाज dy बाई डी टी। तो dy बाई डी टी पार्टिकल वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट,
ये कांस्टेंट नहीं है, बट dx बाई dt जो वेव वेलोसिटी होती है ये क्या है आपका, ये यहाँ पे क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो वेव किस स्पीड से प्रोपगेट कर रहा है उसको हमने लिखा। तो वेव इक्वेशन देखो मैंने, ये भी एक तरीका सही है, सेकेंड मेथड इट इज ऑल्सो करेक्ट। अब मैं इसको लिखने का और भी कुछ तरीका से देख सकता हूँ, जैसी अदर तीसरा इक्वेशन भी मैं इसी कैलकुलेट फॉर्म में लिखूंगा, y इक्वल टू ए साइन, समझ रहे आप। अब मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, दिस टर्म, जैसे हमने यहाँ पे k की वैल्यू बाहर ले ली थी, अब आप इसमें क्या लिख सकते हो, दिस ओमेगा, ओमेगा को मैं अगर बाहर लेता हूँ, दिस ओमेगा इफ आई टेक इट आउटसाइड, समझ गए। अगर मैं ओमेगा को बाहर लेता हूँ तो व्हाट आई विल राइट, इट इज एट टी माइनस एक्स अपॉन वी। ये भी एक तरीका है, आप देखें दिस फार्मूला इज ऑल्सो करेक्ट। आपने क्या किया, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा ले लिया और t माइनस एक्स अपॉन वी, दिस फार्मूला कैन ऑल्सो बी करेक्ट। अच्छा अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो मैं इसको लिखूंगा x अपॉन वी माइनस टी, क्योंकि यहाँ पे हमने इस सब में प्लस रखा तो ये भी प्लस रखो, तो ये टर्म देखो ये भी टाइम है, x अपॉन वी भी ऑल्सो टाइम है। ये तीन तरह के मैं डिफरेंट वेव इक्वेशन लिख पाया। चौथा भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दैट विल राइट इट एज y इक्वल टू ए साइन 2 पाई टाइम्स, ठीक है 2 पाई टाइम्स, यहां पे देखिएगा ये हो जाएगा आपका x अपॉन लैम्डा माइनस टी अपॉन कैपिटल टी। ये टर्म भी लिखा है बिकॉज 2 पाई द एंगल इटसेल्फ, x अपॉन लैम्डा दे आर द डायमेंशनलेस। ये क्वेश्चन भी आपको इस तरह से, ये चारों इक्वेशन क्या बताते हैं, डिफरेंट मेथड्स ऑफ वेव इक्वेशन। ये चारों इक्वेशंस आपको वेव के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, एनी अदर दैट कैन बी देयर, और आप कैसे भी इसको कोरिलेट कर सकते हो, समझ गए। तो 4 डिफरेंट फॉर्म ऑफ वेव इक्वेशंस आई हैव रिटन, करेक्ट, ये चीज है। अब इसके बाद वंस वी हैव दिस वेव इक्वेशंस, उनकी कंडीशन जो आ रही है, तो आप वहां से फर्दर क्या डिफाइन करेंगे, ट्रांसवर्स वेव की स्पीड, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव की स्पीड क्या होती है ये भी हम लोग देख सकते हैं थ्रू ए रोप और वायर। तो आप देखें कोई रोप है, उसमें कोई पल्स आगे ऐसे जा रही है, दिस पल्स इज मूविंग फॉरवर्ड, ये इसमें ये फॉर्मेशन लेके आगे जा रही है, समझ गए। दिस द टेंशन इन द रोप, ऐसे आएगा, रोप आगे जा रही है तो इसमें वेलोसिटी v इधर आएगी। इफ आई टेक दिस कर्व, तो आप जानते हो for any small part of curve it always behaves like a circle, ये सर्किल जैसा बिहेव शो करेगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, जैसे इसको आप थोड़ा सा सर्कुलर पार्ट में ऐसे ले जाओ, एवरी पार्ट ऑफ सर्किल, और ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया सच। जो टेंशन है आप देखो आपका सम टाइम दिस वेव विल मूव फॉरवर्ड, ये वापस आ जाता है, आफ्टर सम टाइम ये वेव देखोगे थोड़ा आगे चली गई, मतलब टेंशन जो फोर्सेस थे इसमें, टेंशन जो फोर्स आते हैं वो इसको अंदर से खींच लेते हैं, ये रिवील हो गया, आगे मूव कर गई पल्स ड्यू टू इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी। तो व्हाट आई कैन आई से कि यहाँ पे थोड़ा सा मैं स्पीड और उसको डिफाइन करूँ, देखो टेंशन रूप में ऐसे आ जाएगा, और ये इसका एंगल थीटा फॉर्मेशन आप ऐसे ले सकते हो, इफ आई से, तो कुछ स्मॉल एंगल थीटा फॉर्मेशन आप ऐसे कर सकते हो, दिस एंगल इज थीटा, और यहाँ पे जो टेंशन ऐसे आ रहा है तो टेंशन से आप देखोगे यहाँ पे ये एंगल भी क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, समझ गए, दिस एंगल इज थीटा। तो टेंशन का इधर जो कंपोनेंट जाएगा दैट इज टी का कॉस थीटा, और इधर आएगा टी का साइन थीटा। बिकॉज ऑफ दिस टेंशन द इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी, द रोप ट्राइज टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप, कितना फास्ट शेप को रिगेन करेगा उतनी ज़्यादा स्पीड होगी वेव की। तो मैं यहाँ पे इस चीज़ को डिफाइन कर सकता हूँ, टेंशन एंड दिस। अब आप देखिएगा यहाँ पे व्हाट हैपेंस, वेव है तो टेंशन का डाउनवर्ड कंपोनेंट जो था वो क्या होगा, टी साइन थीटा, दैट इज टी साइन थीटा। तो मैं इसका थोड़ा सा इधर एक्सटेंडेड डायग्राम ड्रॉ करूं तो इट गोस लाइक दिस, जस्ट सी, दिस एंगल इज थीटा, आप देखोगे वहां से ये एंगल भी क्या आएगा, थीटा आएगा, समझ रहे हैं। थीटा एंगल को हमने वहां पे स्मॉल एनफ लेते हैं, तो कंपोनेंट्स हियर दे आर टी
साइन थीटा, 2 बार है तो 2t साइन थीटा इधर आ जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे सर्टेन मास ऑफ द थ्रेड, ये मास dm, तो dm मास ऑफ द थ्रेड जो आएगा यहाँ पे, यही स्पीड v पा रहा है, तो dm मास का जो वैल्यू लिखूंगा, मास पर यूनिट लेंथ मान लो ये म्यू है और छोटा लेंथ dl लिख लो, dl तो छोटा लेंथ, दिस dl लेंथ को मैं यहाँ पे क्या कहूंगा, द रेडियस ऑफ द सर्किल इज r, तो आप कहोगे जो dl लेंथ है, dl लेंथ एक पार्ट का देखो r थीटा, दूसरे पार्ट का r थीटा, 2 टाइम्स r थीटा, ये dl लेंथ आ जाएगा, करेक्ट, ये चीज आएगी। तो dm को मैं क्या लिख सकता हूँ, म्यू टाइम्स 2r थीटा, करेक्ट, ये चीज आ जाएगी। व्हाट आई से, इसको जो अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है 2t sin थीटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, 2t sin थीटा इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसकी वैल्यू क्या है, dm मास इनटू v स्क्वायर बाय r, इट रिक्वायर दिस फोर्स, तो 2t sin थीटा इनटू v स्क्वायर बाय r हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। व्हाट नेक्स्ट आई से, फॉर स्मॉल एंगल थीटा, थीटा टेंडिंग टुवर्ड्स 0 डिग्रीज, साइन थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा, ऐसे आप मान सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, 2t थीटा दैट इज dm, dm इज देखो मास पर यूनिट लेंथ इज म्यू इनटू 2r थीटा इनटू v स्क्वायर बाय r, ऐसे कर लो आप। इफ यू सॉल्व दिस इक्वेशन, तब आप क्या देखो, ये 2 है, दिस इज 2, ये वैल्यू जो है ये 2 है, आप देखो। अब आप क्या करेंगे, 2 गॉट कैंसिल, थीटा इज आल्सो गॉट कैंसिल, तो टेंशन की वैल्यू देखो क्या आ गई यहाँ पे, टेंशन इज म्यू इनटू v स्क्वायर, दिस r आल्सो गॉट कैंसिल ना, ये आ जाएगा बस। आप यहाँ से क्या कहोगे, v की वैल्यू क्या आ गई, v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टेंशन अपॉन म्यू, तो स्पीड ऑफ द वेव, स्पीड ऑफ द वेव इट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ टेंशन इन द थ्रेड, तो टेंशन इन द थ्रेड के फॉर्म में मैंने स्पीड ऑफ वेव को डिफाइन कर दिया, तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टेंशन अपॉन म्यू, और म्यू क्या है, इसका लीनियर मास डेंसिटी है, म्यू इज लीनियर मास डेंसिटी, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेंशन और इनवर्सली टू द लीनियर मास डेंसिटी, ये 2 फैक्टर आ गए। स्पीड बढ़ा, टेंशन बढ़ाओगे तो स्पीड की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी, इफ वी इंक्रीज द टेंशन स्पीड विल बी इंक्रीज, और म्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू जाएगा, तो ध्यान म्यू के मतलब पतले वायर में स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी, मोटे वायर में स्पीड क्या होगी, कम होगी, दैट वैल्यू वी कैन सी, करेक्ट। तो जो गिटार वाले इंस्ट्रूमेंट्स यू सी, तो देयर आर 3-4 वायर्स और डिफरेंट लीनियर मास डेंसिटीज, तो पतले वायर में स्पीड क्या होगी, उसकी ज़्यादा होगी, और टेंशन भी होता है, वी वेरी द टेंशन इन द लेंथ ऑफ द वायर्स ऑफ गिटार वायलिन, तो वो जो टेंशन वेरी करते हैं तो वहां से भी इसके स्पीड में फर्क पड़ता है, करेक्ट। तो दिस टू थिंग्स वी कैन सी फॉर द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन रोप एटसेट्रा, करेक्ट। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल आई कैन टेक, और वहां से आप देख सकते हो क्या, वन एग्जाम्पल आई विल सी, सपोज इट इज ए रोप, और रोप के नीचे मैंने कोई ब्लॉक हैंग कर दिया, so that it is under tension, this block is of mass say 100 kg का ब्लॉक है, करेक्ट, एंड देयर इज दिस रोप, इस रोप में मैं क्या करता हूँ, इफ आई हिट इट, अगर मैं हिट करूँगा तो देयर विल बी स्पीड ऑफ द वेव गोइंग अपवर्ड, ऐसे जाएगा ऊपर, किसी स्पीड से वेव ऊपर की तरफ जाएगी, और इसमें कुछ टेंशन भी आएगा, इट विल डेवलप सम टेंशन, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें स्पीड क्या आएगा, उसकी वैल्यू को हम लोग निकाल सकते हैं कि विद व्हाट स्पीड एनी डिस्टर्बेंस इज मूविंग फॉरवर्ड, उस स्पीड को जानने के लिए आप इसका लीनियर मास डेंसिटी भी देंगे, तो व्हाट आई विल से इसका लीनियर मास डेंसिटी म्यू, म्यू जो है मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ अगर मान लो मैं कहता हूँ यहाँ पे 1/10 है, क्या है 1/10, इट इज किलोग्राम पर मीटर, ये वैल्यू दी गई, तो स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव हम लोग देख सकते हैं, तो दिस स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इज अंडर रूट ऑफ 100 इंटू जी, और ये वैल्यू क्या आ गया आपके पास 1/10, 1/10, तो आपने क्या लिख लिया, इसको कितना आ जाएगा जी, व्हाट द वैल्यू आई विल गेट, दिस 100 इंटू 100, तो दिस 100 मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड ऑफ वेव, तो वेव स्पीड यहाँ पे 100 मीटर पर सेकेंड मिल जाएगी, जस्ट सी, तो दिस टाइम विल गो अप,
तो इतने स्पीड से इसमें ये चला जा रहा होगा, ठीक है। अगर यहीं पे आप ध्यान दो, इफ आई एम चेंजिंग म्यू टू न्यू वैल्यू 1/400, अगर मैं कर देता हूँ ना 1/40, सॉरी मैं इसको लेता हूँ 1/40, जैसा चेक करिएगा। अगर मैं व्यू को 1/40 लेता हूँ, 1/10 हो जाए, थोड़ा वायर को पतला कर दिया। अब देखो नया वी डैश, नई स्पीड वी डैश क्या आएगी, अंडर रूट ऑफ सेम वायर का टेंशन 100 G ओवर 1/40। मतलब क्या पाओगे, दिस स्पीड इज जस्ट सी, तो ये आ जाएगा 200 आ जाएगा, दिस विल बी 200 मीटर पर सेकेंड। तो आपने देखा कि आपको अगर इफ आई एम डिक्रीजिंग द म्यू, स्पीड विल इंक्रीज, और टेंशन के बढ़ने से भी स्पीड क्या होता है, बढ़ता है। तो ये फैक्टर आपका स्पीड ऑफ द वेव देखने को मिलेगा। हाउ डू वी सी द टेंशन इन द थ्रेड एंड द करस्पॉन्डिंग स्पीड वैल्यूज, ठीक है, ये आ गया। तो ये तो सिंपल वन वायर का केस था। देयर कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ टू वायर्स, वहां भी हम स्पीड को देख सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ टू वायर्स। देन हाउ विल सी, थोड़ा इसमें एक और केस देखता हूं मैं यहाँ पे। सपोज आई से दिस द रॉड, इस रॉड के एंड पे एक ब्लॉक था, पहले वाला ले लेता हूँ, उसके एंड पे दूसरा ब्लॉक ले लिया, फिर से कैसे आ गया, दो वायर्स आ गए। आप यही रखिए, इसका म्यू 1/40 आपने लिया था, दिस वाज 100 G वेट, मास इसका 100 किलोग्राम था, 100 किलोग्राम इज द मास। अब सेकेंड वन में इसमें देखिएगा, सपोज आई से हियर दिस मास इज 300 किलोग्राम्स, करेक्ट, ये 300 किलोग्राम्स यहाँ पर आ गया। और यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आ रही है जैसी, इसका म्यू, ये म्यू 1 ले लो, ये म्यू 2 ले लो आप, दिस म्यू 2 इज 1 अपॉन, यू कैन टेक इट एज 30, ठीक है जी। तो ये वैल्यू आप रख सकते हो ना, दिस थिंग। इफ आई एम पुटिंग दिस इक्वेशंस, तब इसमें स्पीड क्या आएगी, वो भी रिजल्ट हम लोग देख सकते हैं। तब आप देखिएगा इस वाले केस में जो अगर नया टेंशन आएगा कुछ T2 और यहाँ टेंशन मैं लूंगा कुछ T1, तो देखो T2 जो टेंशन होगा ड्यू टू दिस वेट ओनली, इतने वेट से T2 टेंशन आएगा, दैट इज 300 G। और T1 टेंशन में दोनों वेट आएंगे, तो दोनों वेट जब आएंगे तो 300 प्लस 100 क्या हो गया, 400 इंटू G। तो कॉन्स्टेंटली दो स्पीड्स आएंगी, हियर द स्पीड विल बी V1 एंड हियर द स्पीड विल बी V2, दो स्पीड आपके V1 V2 ऐसे मिल सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे V1 स्पीड को देखना चाहूँगा तो अंडर रूट ऑफ टेंशन, देखो यहाँ टेंशन हो गया 400 इंटू G अपॉन म्यू1 क्या है 1/40 जस्ट सी। अगर आप इसको अप्लाई करते हो तो यहाँ पे जो स्पीड आ गई आपकी, देखिए दिस वैल्यू, तो आप क्या पाओगे, इट इज 4, और ये क्या आ जाएगा आपका, दिस 100 जीरो, और ये आपका एक और जीरो, तो 400, तो 400 मीटर पर सेकेंड ये स्पीड आ गई आपकी V1। तो पहले बार में स्पीड आ गई क्या आ गई, 400 मीटर पर सेकेंड, दिस थिंग यू कैन सी। अब ऐसे दूसरे बार में देखो, तो यहाँ पे स्पीड मुझे V2 देखना है, तो लोअर ब्लॉक का जो टेंशन आएगा उसकी वजह से देखेंगे हम लोग, वर्क करेंगे राइट। तो आप देखिए यहाँ पे अंडर रूट ऑफ टेंशन, टेंशन इज 300 इंटू G बाई म्यू2 क्या हो गया 1/30, इसमें क्या आ गया आपका 300, क्योंकि 3 कॉमन है 3, और ये आपका आ गया 300 मीटर पर सेकेंड। तो दिस वैल्यू इज द स्पीड V2। तो आपने देखा कॉम्बिनेशन ऑफ टू वायर्स में अलग अलग स्पीड कैसे रिजल्ट दे सकता है। स्पीड मिल गया तो यू कैन फाइंड द टाइम इन विच द एनी पल्स इज गोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। तो टाइम के फैक्टर में कब में कोई रूप में स्पीड कहाँ तक क्या होगी, ये रिजल्ट भी देखा जा सकता है, करेक्ट। ये भी तरीका है फॉर फाइंडिंग द स्पीड इन द रूट ऑफ सकता, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, इसके बाद होगा कि एनर्जी प्रोपगेशन, एनर्जी प्रोपगेशन इन रोप। किसी रोप में जो एनर्जी प्रोपगेट करती है वो क्या होती है, समझ गए। अगर आप देखिए तो फॉर द एनी रोप जिसमें वेव ऐसे प्रोपगेट कर रही है, दिस गोइंग लाइक दिस,
तो आप किसी भी इंस्टेंस पे मालूम करते हैं, इतना वाला पार्ट मैं देखता हूँ, इसमें जो मास है वो डीएम मास है, तो डीएम मास में जो एनर्जी होगी ना, एनी टाइम दिस डीएम मास हैज एनर्जी, कुछ होगी काइनेटिक एनर्जी और कुछ होगी पोटेंशियल एनर्जी। दो पार्ट होते हैं हमेशा, समथिंग फॉर काइनेटिक एनर्जी एंड सम पोर्शन फॉर पोटेंशियल एनर्जी, दोनों आएगा। और यहाँ पे अगर देखो तो दोनों का रिजल्टेंट सम इज ऑलवेज कांस्टेंट, दिस सम इज ऑलवेज कांस्टेंट, एंड दिस कांस्टेंट वैल्यू जो होती है हमेशा इक्वल टू ये डी के मैक्सिमम भी होता है या ये यू मैक्सिमम भी हम वहाँ पे लिख सकते हैं, तो छोटा यू के मैक्सिमम वैल्यू या ये टर्म भी हम लोग लिख सकते हैं। तो फॉर दिस एक कि कोई वेव कितनी स्पीड से यहाँ पे प्रोपगेट करके जा रही है, तो किसी भी छोटे लेंथ में डी ई टोटल इन dx लेंथ में, तो डी ई टोटल आएगा, टोटल एनर्जी इन द dx लेंथ। अगर मैं देखना चाहता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, देखिएगा हाफ ऑफ मैक्सिमम ऑफ काइनेटिक एनर्जी लिख दो, हाफ dm इंटू वी मैक्सिमम का स्क्वायर आप ऐसे लिख सकते हो। और मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम पार्ट की वेलोसिटी मैंने एसएचएम में भी प्रूव किया था, क्या था, ओमेगा इंटू ए था, दिस वैल्यू वाज ओमेगा इंटू ए, करेक्ट। ये तो मैक्सिमम स्पीड होती है। यहाँ से हम क्या करेंगे, डी ई जो टोटल आ गया इन डी एक्स लेंथ, वो क्या आ गया देखो, हाफ डी एम हो गया म्यू इंटू डी एक्स, म्यू इंटू डी एक्स इंटू वी मैक्सिमम स्क्वायर, तो क्या आ गया ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये टर्म आपके पास आ जाएगा। नाउ दिस रूप इट कैन हैव सम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन मान लो एस है, ऐसा अगर होगा तो मैं यहाँ पे एक टर्म और लिख सकता हूँ, क्या, मास पॉइंट वॉल्यूम। तो आप देखोगे इसकी डेंसिटी ऑफ द रूप मान लो रो, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि दिस डीएम इक्वल टू म्यू इनटू डीएक्स एंड दिस आल्सो इक्वल टू रो एस डीएक्स। तो डीएम लिखने के दो तरीके हैं, वॉल्यूम वाले डेंसिटी के हिसाब से, लीनियर मास डेंसिटी के हिसाब से, दोनों के फॉर्म में। तो मैं यहाँ पे म्यू कर सकता हूँ रो इनटू एस, फ्रॉम हियर दिस इक्वेशन का कैसे म्यू इक्वल टू रो इनटू एस। तो आप देखिए यहाँ पे इसको हम कैसे लिख सकते थे, फॉर लीनियर मास डेंसिटी हाफ म्यू इक्वल टू रो इनटू एस इंटू dx इंटू ओमेगा स्क्वायर ई स्क्वायर, दैट इज द डी टोटल। तो टोटल एनर्जी का दाम ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो एनर्जी छोटे लेंथ में ऐसे आ गया, दिस इज द एनर्जी वैल्यू। एनर्जी वैल्यू आप देखो तो द टर्म वी आर गेटिंग इट इज लाइक दिस, ऐसे देख सकते हो, ठीक है। हाउ डज दिस एनर्जी कैलकुलेटेड इन द वेव, ये आ जाएगा। अगर मैं इसी को डिफरेंशिएट कर दूं तो डी बाई डी टी, रेट ऑफ एनर्जी फ्लो, ये पावर आ जाएगा, ये वैल्यू क्या आगे देखो, हाफ रो एस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर और डी एक्स बाई डी टी, ये क्या हो गया डी एक्स बाई डी टी। तो डी एक्स बाई डी टी क्या है, वेलोसिटी ऑफ वेव है, तो दिस पावर इक्वल टू हाफ रो एस वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो रेट ऑफ एनर्जी फ्लो इन द रोप इज दिस, तो रेट ऑफ एनर्जी फ्लो इन द रोप जो आएगा, ये रिजल्ट हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। दिस इंफॉर्मेशन आई कैन पुट, ये पावर है, तो रेट ऑफ एनर्जी फ्लो इटसेल्फ इज द पावर। इस पावर को हमने कैसे लिख दिया, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, और ऊपर की इक्वेशन भी आप ध्यान देंगे, ठीक है ना। तो रो इज मास पॉइंट वॉल्यूम एंड म्यू इज मास पॉइंट लेंथ। तो पावर का एक तरीका हमने यहाँ पे लिखा। नाउ रेट ऑफ एनर्जी फ्लो से यहीं पे एक और कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज द इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ऑफ वेव इन अ रोप, इंटेंसिटी ऑफ वेव इन अ रोप जो होता है उसको भी हम लोग लिख सकते हैं। इंटेंसिटी अगर देखोगे तो इट इज पावर अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन थ्रू द रोप, ये आएगा। तो आपके पास था हाफ रो वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर और इधर एस था, उसको ऐसे क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो इंटेंसिटी जो आ जाएगी आपकी वैल्यू वो क्या आ गई, हाफ रो वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। इंटेंसिटी रेट ऑफ एनर्जी फ्लो पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, हम क्या कहते हैं इसको, रेट ऑफ एनर्जी फ्लो पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन।
दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पे एनर्जी फ्लो और इक्वेशन ऐसे लिख पाएंगे, समझ रहे हैं, ये चीज थी। अब इस पे मैं क्वेश्चन लूंगा एग्जांपल में, देन यू कैन बेटर रिलेट कि ये कैसे लिखा गया, व्हाई आई एम राइटिंग दिस। सपोज मेरे पास इक्वेशन आ गई यहाँ पे कुछ ऐसी, y इज इक्वल टू 20 साइन एंड इट इज 100 पाई t माइनस अब मान लो 200 पाई x, ये टर्म है आपका कोई वेव की। और यहाँ पे आप देख लीजिएगा जो डेंसिटी है रो इज 10 टू पावर 4, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 10 टू पावर -4, ये यूनिट्स में दे दिए, दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन। अगर ये इंफॉर्मेशन आपके पास है तो कैन यू टेल मी द इंटेंसिटी एंड पावर फॉर द वेव। आप यहाँ पे देख सकते हो इंटेंसिटी एंड पावर, दिस थिंग यू कैन सी, हाफ रो भी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब आप देखो यहाँ पे दिस, ये आपका ओमेगा हो गया, तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, इट इज 100 पाई, दिस इज ओमेगा। स्पीड ऑफ द वेव वी देख लो, तो वी देगा आप यहाँ देखोगे तो वी की वैल्यू क्या हो गई, ओमेगा बाई के, तो वी इज ओमेगा बाई के, तो ओमेगा होगा 100 पाई और ये क्या होगा 200 पाई, तो ये क्या होगा 1/2 ओमेगा बाई के, वी इज ओमेगा बाई के, समझ गए। ये ओमेगा है और ये टर्म क्या आपका के है। मैं इंटेंसिटी का लिखूंगा हाफ रो हो गया आपका 10⁴ इंटू वी, देखो वी की वैल्यू हो गई 1/2, स्लो स्पीड से वेव जा रही। ओमेगा देख लो, ओमेगा इज 100 पाई का स्क्वायर इंटू एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, दिस द एम्पलीट्यूड, इंटू ए स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर। तो इंटेंसिटी ऑफ द वेव को हम ऐसे लिख सकते हैं, हाफ रो वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अगर मुझे पावर निकालना होता तो दिस यूनिट इज वॉट पर मीटर, इसकी यूनिट क्या होगी, दिस यूनिट विल बी वॉट पर मीटर स्क्वायर। पावर क्या है, इंटेंसिटी इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये भी निकाल सकते हैं आप। तो दिस यूनिट विल बी वॉट, कितना वॉट होगा या जूल पर सेकेंड होगा, ऑल दिस आर करेक्ट। आप किसी भी तरीके से इस रिजल्ट को लिख सकते हो। इंटेंसिटी ऑफ वेव क्या है, प्रोपगेशन स्पीड क्या है, ऑल दिस टर्म्स वी कैन सी। एक बार चेक करें, ठीक है। कोई वेव जब प्रोपगेट करेगी तो आपकी इक्वेशंस इस तरह से आती है, थोड़ी मैथमेटिक्स मैंने यहाँ पे लिख दी कैसे वेव इक्वेशन अप्लाई किया गया है, दैट यू कैन डू, ठीक है ना, ये आ गया इंटेंसिटी ऑफ द वेव। नेक्स्ट इसमें अगला पार्ट होता है, ये तो हो गया ट्रांसवर्स वेव कैसे प्रोपगेट किया, उसमें स्पीड एंड वॉल्यूज कैसे आ गई। अगला होता है प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव। साउंड वेव किसी मीडियम में जाता है या लॉन्गिट्यूडनल वेव, इन जनरल लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो कोई लॉन्गिट्यूडनल वेव साउंड वेव जब प्रोपगेट करती है तो उसका जो प्रोपगेशन मेथड है थोड़ा अलग होता है। तो व्हाट वी सी हियर, स्पीड ऑफ द वेव हियर, दिस इज एक्सपेरिमेंटली फाउंड टू बी डिपेंड्स ऑन इलास्टिसिटी अपॉन डेंसिटी। मैं क्या कर रहा हूँ देखिएगा, इट इज़ इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी अपॉन डेंसिटी, इसके रेशियो से हम स्पीड को निकालते हैं। दिस इज इलास्टिसिटी अपॉन डेंसिटी, जस्ट सी इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम कांस्टेंट अपॉन डेंसिटी। ये इलास्टिसिटी आपकी अलग अलग वैल्यू होगी। इट इज यंग्स मॉडुलस इन मेटल वायर, फॉर मेटल वायर इट इज यंग्स मॉडुलस एंड बल्क मॉडुलस बी इन लिक्विड एंड गैसेस। फॉर लिक्विड एंड गैसेस हम लोग बल्क मॉडुलस की बात करेंगे, उससे स्पीड की वैल्यू हम लोग निकालते हैं किसी वायर अरेंजमेंट में। तो ये ध्यान देना, दिस कॉन्सेप्ट ऑल्सो वी हैव, इसको एक्सपेरिमेंटली फाइन डेटा है, आप मान सकते हो कि इलास्टिसिटी अपॉन डेंसिटी से इस रिजल्ट को करेंगे, ठीक है ना। इलास्टिसिटी अब देखो मैं कहता हूँ फॉर वाटर मीडियम में, वाटर मीडियम
फॉर वाटर मीडियम स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर जो होता है, वाटर में जो स्पीड ऑफ साउंड होता है इट इज 1414 मीटर पर सेकेंड अप्रोक्सीमेटली होगा। स्टैंडर्ड कंडीशन दिस इज 1414 मीटर पर सेकेंड। अगर आप इसकी वैल्यू देखो तो इट इज ऑल्सो अप्रोक्सीमेटली √2 इंटू 10⁻3। इसको तो मैं लिख सकता हूँ बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर और डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर आप जानते हो क्या होता है, 10⁻3 होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर ये डेटा आपके पास है तो कैन यू टेल मी द बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर? मैं आपको डायरेक्ट यूज कर रहा हूं तो यू कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर। कैन यू सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर? इसको हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगर देखो, अगर वाटर का ये इंफॉर्मेशन डेटा आपके पास दिया गया तो आई स्क्वायर बोथ द साइड्स तो इट इज 2 into 10⁻6 दैट इज इक्वल टू बल्क मॉडुलस ओवर 10⁻3। तो दिस वैल्यू इज, अगर आप देखो तो 2 into 10⁻9 ना, यूनिट में क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज द वैल्यू ऑफ बल्क मॉडुलस। तो वाटर का बल्क मॉडुलस ऐसा कुछ आ जाएगा। जस्ट सी, तो हमने एक कंडीशन बता दिया फॉर एनी वेव बल्क मॉडुलस की वैल्यू और कंडीशन कि लॉन्गिट्यूडनल वेव अगर जाएगी तो इसकी स्पीड और बल्क मॉडुलस में क्या रिलेशन है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलास्टिसिटी कांस्टेंट। जितनी ज्यादा इलास्टिसिटी होगी वहां पे स्पीड प्रोपगेशन क्या होगा, स्पीड ज्यादा होगी। मतलब इफ देयर आर द टू रॉड्स, इसमें इलास्टिसिटी कांस्टेंट की बात मैं कह रहा हूँ, एक मान लो स्टील का रॉड है, एक काफी हाई स्ट्रेंथ में, दूसरी रॉड मान लो एल्यूमिनियम जिसकी लेस स्ट्रेंथ है, तो जिसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होगी उसमें स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। एज सच वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द टेंशन हियर, वी आर गोइंग फॉर द इलास्टिसिटी कांस्टेंट। ठीक है, तो साउंड वेव या लॉन्गिट्यूडनल वेव का प्रोपगेशन स्पीड हम ऐसे देखते हैं। नाउ अगर मान लो द सेम थिंग, इफ आई सी सम रॉड इज देयर, दिस द रॉड, इसके नीचे हमने वेट हैंग किया। अभी तो हमने लास्ट उसमें देखा था क्या, ट्रांसवर्स वेव। इफ सम लॉन्गिट्यूडनल वेव इज प्रोपगेटिंग, तो कुछ यहाँ आप देखो कि ये क्रस्ट है, फिर ये ट्रफ आ गया, फिर ये क्रस्ट है, सॉरी कंप्रेशन रेयरफैक्शन, फिर ऐसे आ गया, फिर ये कंप्रेशन पॉइंट्स, फिर ये ऐसे ही आ गया था। आप देखोगे यहाँ पे कंप्रेशन है, ये कंप्रेशन, तो दो कंप्रेशन या बीच में क्या हो गया आपका, रेयरफैक्शन, दिस इज ऑल्सो रेयरफैक्शंस। तो दो कंप्रेशन के बीच का गैप क्या होता है, वो लैम्डा होगा। तो यहाँ पे जो वेव प्रोपगेट करेगी तो उसकी जो स्पीड लिखूंगा v, दैट इज अंडर रूट ऑफ यंग्स मॉडुलस अपॉन डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। ये आप कर सकते हो। ये कैसे क्रिएट होगा, जैसे मान लो इस वायर को, द वायर इज हैंगिंग, इफ यू हैमर इट, अगर हैमरिंग करोगे इस वायर की, अगर आप हैमरिंग करते हो और रब विद द सैंड पेपर, ये जो चीज था, आप इसको बॉटम पे जो है रब विद सैंड पेपर से आप इसको रब करो बॉटम ऑफ द ब्लॉक को, लाइक दैट अटैच जो है। मान लो दिस ब्लॉक इज आल्सो मेटल ब्लॉक, आयरन का इसका अटैच है, आयरन की रॉड है। इफ यू रब इट विद सैंड पेपर इज द रफ पेपर व्हिच इज यूज्ड फॉर स्मूथनिंग द सर्फेसेस ऑफ फर्नीचर, वुडन फर्नीचर, जो स्मूथ करने के लिए सैंड पेपर यूज करते हैं। तो वो जो खड़खड़ाहट की आवाज होगी दैट विल प्रोपगेट, तो उसकी जो स्पीड होगी अंडर रूट ऑफ यंग्स मॉडुलस अपॉन दिस। मान लो इस वायर का जो यंग्स मॉडुलस है, सपोज आई से 10⁻11 है, समझ गया, लाइक दिस। एंड डेंसिटी, इस मटेरियल की जो डेंसिटी दे दी है रो की वैल्यू मैं कह देता हूं, से इट इज 4 into 10⁻3, ये डेंसिटी आ गई। तो स्पीड क्या आ जाएगी आपको, देखो अंडर रूट ऑफ यंग्स मॉडुलस इज 10⁻11 ओवर रो इज 4 into 10⁻3। फर्दर आप देखिए तो ये क्या आ गया, 1/2 इंटू ये 10⁻4 मीटर पर सेकेंड। तो दिस द स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन द वायर, ये स्पीड होगी। अगर मैं यहीं पर सेम वायर देखिए, और यहाँ पे जो रॉड में हैंग किया गया था, मान लो 100 kg था, ये 100 kg, एंड हियर द म्यू मास पर यूनिट लेंथ, मैं कुछ लिख सकता हूँ यहाँ पे इसका, समझ गए। मान लो रो की वैल्यू 10⁻4 into 10⁻3 है, तो रो इसका क्या है 4 into 10⁻3।
इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप ले लो एस, वो मान लो 10⁻⁴ है, और टेंशन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो टेंशन इफ 100 kg मास है तो टेंशन विल बी 100 इंटू जी। स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव अगर लिख होगी, इफ सम ट्रांसवर्स वेव इज क्रिएटेड, तो ट्रांसवर्स वेव ऐसे जाएगी, ऐसे। तो ट्रांसवर्स वेव की जो स्पीड में लिखना चाहूंगा यहाँ पे अंडर रूट ऑफ टेंशन बाई म्यू। अंडर रूट ऑफ टेंशन हो गया 100 जी, और म्यू क्या होगा, रो इंटू एस, रो इंटू एस, याद डाल दो यहाँ पे। स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव जो वैल्यू यहाँ पे आएगी जैसी, दिस इज अंडर रूट ऑफ, देखिए ये हो गया 100, जी इटसेल्फ इज 10, और रो की वैल्यू देखिए 10⁻3, एस में 10⁻⁴, तो 4 इंटू ये हो गया 10⁻⁴, तो 10⁻⁻1 बच गया। दिस 10 विल गेट मल्टीप्लाइड ना। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पीड की वैल्यू आपको मिल जाएगी, दिस स्पीड वैल्यू विल बी हाफ ऑफ, और ये टर्म क्या आ गया आपका 10⁻⁵, 2 + 2 10⁻⁴, तो हाफ ऑफ इंटू 100 इंटू 100, तो 100, ये क्या आ गया 50 मीटर पर सेकेंड। स्पीड देखिए क्या आ गया, स्पीड इज 50 मीटर पर सेकेंड। तो मैंने उसी रॉड में दोनों स्पीड निकाल दी। एक स्पीड मैंने किसकी निकाली है, लॉन्गिट्यूडनल वेव की। दूसरी स्पीड किसकी निकाली है, ट्रांसवर्स वेव की। तो ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव दोनों वहां पे देखे जा सकते हैं। वन इज यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी, अदर इज यूजिंग द टेंशन इन द थ्रेड। तो टेंशन में यहाँ पे जो फॉर्मूला लगा अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू, ठीक है ना, तो ये चीज था। तो दिस थिंग वी कैन सी कि आपके ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव की अलग अलग वैल्यूज और स्पीड कैसे लिए जा रहे हैं, ठीक है। दिस वी आर नाउ आफ्टर दिस, जब वेव की बात आ गई तो साउंड वेव देखो। तो साउंड वेव जो होगा एयर में, वो भी क्या होगा, साउंड वेव की स्पीड हम लोग देखते हैं अब, साउंड वेव की स्पीड। तो स्पीड ऑफ साउंड वेव जो होगा अंडर रूट ऑफ बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी भी ले सकते हैं इन एयर, मीडियम में, इन एयर, और एयर का मुझे बल्क मॉडुलस पता होगा तो हम लोग देख सकते हैं ऐसे। अब देखो साउंड प्रोपगेशन जो है, इट इज एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, आइसोथर्मल नहीं होता है। तो दिस वाज गिवन बाय लैप्लेस, लैप्लेस डिफाइन दिस, इसलिए इसको क्या कहा गया, इट वाज द लैप्लेस करेक्शन, बिकॉज इट वाज अज्यूम्ड टू बी आइसोथर्मल बाय न्यूटन। न्यूटन जी ने इसको हमेशा आइसोथर्मल माना, बट हिज आइडिया वाज ऑलवेज वेरिंग विद द एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज। तो ये चीज हमेशा क्वेश्चन मार्क में रहा। तो उस करेक्शन को लंबे समय बाद लैप्लेस ने करेक्ट किया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज लैप्लेस करेक्शन। तो लैप्लेस करेक्शन में जो बल्क मॉडुलस होता है, दैट इज रिटन एज गामा इंटू पी फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस जो होता है, बल्क मॉडुलस इज गामा इंटू पी, हैंस स्पीड ऑफ साउंड जो होगा यहाँ पे वो गामा इंटू पी बाई रो लिख सकते हैं। पी द प्रेशर, यहाँ पे पी क्या होगा, दिस पी इज कॉल्ड प्रेशर ऑफ द वेव। वेव की मतलब कि मीडियम का जो प्रेशर होगा उसके हिसाब से हम लोग जानते हैं। नाउ दिस इज द आल्सो रिजल्ट, गामा पी बाई रो से हम स्पीड को निकाल सकते हैं। नाउ फर्दर आई कैन राइट दिस इक्वेशन अंडर रूट ऑफ गामा, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, पी वी ओवर रो इंटू वी। तो रो इंटू वी क्या हो जाएगा, मास ऑफ द गैस, P इंटू वी, गैस इक्वेशन से PV इज इक्वल टू nRT, गामा PV इज nRT फॉर n मोल ऑफ गैस, और रो इंटू वी मास, मास को है नंबर ऑफ मोल्स माल n, और मॉलिक्यूलर मास को कैपिटल M लिख लो। दिस थिंग आई कैन राइट। तो वैल्यू देखो यहाँ पे क्या आ गई, दिस वैल्यू इज अंडर रूट ऑफ गामा R T बाई M। तो दिस फार्मूला इज ऑल्सो करेक्ट। तो स्पीड ऑफ साउंड का, प्रोपगेशन का आप देखें यहाँ पे एक प्रॉपर सही सा एक फार्मूला मिल गया, दिस वी कैन अप्लाई एंड गेट द रिजल्ट। तो V इक्वल टू गामा RT बाई M। तो यहाँ पे देखोगे दिस M इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस, और इसको किस में रखेंगे आप, किलोग्राम में, ग्राम में नहीं किलोग्राम में, लाइक केमिस्ट्री में तो ग्राम में रखते हैं। R जो गैस कांस्टेंट है, दिस वैल्यू आल्सो यू शुड नो, R गैस कांस्टेंट इज 8.314। टेम्परेचर किस में रखेंगे, केल्विन में,
and this gamma you know the gamma factor, गामा तो आप जानते हो, गामा की वैल्यू जो होगी इट इज सीपी बाई सीवी से, गामा इज सीपी बाई सीवी, तो 5/3 या 7/5 या 4/2, these are the factors. This is for monoatomic gas, it is for diatomic gas, और ये पॉलीएटॉमिक गैस के, तो अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग गामा की वैल्यूज आ जाती हैं. दैट वी हैव डन इन द थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन. तो वहाँ से इस डेटा को इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं. एंड फ्रॉम हियर वी गेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर. ये वैल्यू क्या आएगी, इसको हम लोग डिराइव कर सकते हैं. करेक्ट. ये भी एक इंफॉर्मेशन हमारे पास आया, बल्क मॉडुलस गामा पी एन रो. नाउ अब स्पीड ऑफ साउंड का एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, उसको थोड़ा सा हम यूज भी कर सकते हैं. मान लो मैं कहता हूँ फाइंड आउट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर. जैसे मान लो हमने यहाँ पे कह दिया कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर जो होता है अप्रॉक्सीमेटली 340 मीटर पर सेकेंड है. स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इक्वल टू मैं कह अंडर रूट ऑफ बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी ऑफ एयर भी आप कह सकते हो. ठीक है. इट इज लाइक दिस, इफ इट इज मेंशन 340 एंड ऑल, और ये मान लो कि आपका जो डेंसिटी ऑफ एयर है 1.03 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है. पुट दिस, अगर मुझे बल्क मॉडुलस ऑफ एयर निकालना था तो हम वैल्यू निकाल सकते थे. बल्क मॉडुलस ऑफ एयर व्हाट इट कैन बी, कैन यू फाइंड. एक बार चेक करिए. तो बल्क मॉडुलस ऑफ एयर की वैल्यू को हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं. कैसे, ये क्या रिजल्ट आएगा. इफ आई स्क्वायर बोथ द साइड्स, तो 340 का स्क्वायर इक्वल टू बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी ऑफ एयर, ये आप कह सकते हो. तो आप देखोगे यहाँ से द बल्क मॉडुलस ऑफ द एयर विल बी 340 का स्क्वायर इंटू डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.03, ऐसे आप कर सकते हो. दिस थिंग वी गेट. करेक्ट. तो स्टैंडर्ड रिजल्ट हमने यहाँ पे यूज कर लिया. अब इस चीज को फर्दर मैं एक और चीज यूज करूंगा. सेकेंड एग्जाम्पल आई एम टेकिंग, फाइंड आउट स्पीड ऑफ साउंड इन एयर. एयर में स्पीड ऑफ साउंड मान लो एयर कंटेन्स 80% नाइट्रोजन एंड 20% ऑक्सीजन. तो जनरली आई एम टेकिंग द सेम डेटा एस द एयर कंपोनेंट्स आर 80% नाइट्रोजन. नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूलर मास होगा 28 ग्राम्स, बिकॉज N2 डबल डायटोमिक है. O2 का जो होगा 32 ग्राम, आप ऐसे ले सकते हो. तो एयर में अगर मुझे स्पीड ऑफ साउंड निकालना है तो V की वैल्यू क्या होगी, गामा आर टी बाई एम अंडर रूट ऑफ गामा आर टी बाई एम. मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर, एयर का मॉलिक्यूलर मास आपको लेना पड़ेगा. वहां से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर में अगर 80-20 का रेशियो, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर क्या होगा, ये भी देख सकते हो आप. M1 मॉलिक्यूलर मास M1 प्लस M2 मॉलिक्यूलर मास M2 ओवर N1 प्लस N2. दिस डेटा आई कैन यूज ना. इसको यूज करते हुए वी कैन फाइंड आउट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर. तो आपको गामा तो डायटोमिक का होगा, गामा विल बी, अभी लिखा था हमने 7/5, आप यूज करो. रेस्ट ऑफ द डेटा यू कैन यूज एंड गेट द रिजल्ट. तो आप स्पीड ऑफ साउंड को भी देख सकते हैं. हाउ डू आई रेट द स्पीड ऑफ साउंड, वो भी चेक करेंगे हम लोग. तो दिस स्पीड ऑफ साउंड V अगर देखोगे तो दिस V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गामा आर टी बाई एम. अब M ऑफ द मिक्सचर ऑफ एयर जो है ऐसे कर लो. तो M ऑफ द एयर अगर आप देखोगे N1 M1, तो रेशियो जो था 1:4 का था. तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो उसका मॉलिक्यूलर मास क्या है 32. 4 मोल ऑफ नाइट्रोजन, उसका मास था 28 ओवर N1 प्लस N2 1 प्लस 4. दिस थिंग यू कैन गेट. तो ये जो मास होगा आपका ऐसे आ जाएगा ना. तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ द अरेंजमेंट देखोगे तो 28 से ज़्यादा और 32 से कम के फॉर्म में आएगा. तो दिस थिंग यू कैन गेट. तो वैल्यू चेक करो, तो हो गया 32 प्लस 28 इंटू 8, 4 8 जा 32, 4 2 जा 8 प्लस 3 11 ना, ये आ गया ओवर 5. दिस इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर. दिस थिंग आई कैन डू. अब आप देखिए क्या हो गया, ये 144/5. दिस थिंग आई हैव ना. तो आप क्या करोगे, 5 2 जा
1044 5 8 जा 40 28.8। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर जो आ गया अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया 28.8 ग्राम इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर। और स्पीड ऑफ साउंड इन एयर को यहाँ से निकाल सकते हो। तो वी ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर अगर देखोगे तो अंडर रूट ऑफ गामा, गामा इज 1.4, आर हो गया 8.314, टेम्परेचर एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे करोगे इन कैल्विन दैट विल बी 300 ओवर मास इज 28.8 इंटू 10⁻³ ये रिजल्ट आप कर देंगे। इफ यू पुट ऑल द रिजल्ट्स डेटा इंफॉर्मेशन ईयर करोगे तो शायद ये देखिएगा तो अप्रोक्सीमेटली 348 मीटर पर सेकेंड के आसपास आ जाएगा ये डेटा। तो दिस थिंग वी हैव द स्पीड ऑफ साउंड और मॉलिक्यूलर मास और आर गैस कांस्टेंट के कैसे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे आप देखते हो दिस वी ऑफ एयर is directly proportional to under root of temperature and it's inversely to the molecular mass of the gas। ये ध्यान देना molecular mass of the gas के inversely proportional है। टेम्परेचर बढ़ेगा, if temperature is rising speed of sound will increase और molecular mass घटेगा तो भी स्पीड क्या करेगी बढ़ जाएगी ना। ये डेटा भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, गामा फैक्टर तो है ही करेक्ट। अब molecular mass की जो बात आती है यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक होता है ड्राई एयर, एक होता है मॉइस्ट एयर। कौन भारी होगा जी, ड्राई एयर की मॉइस्ट एयर? बच्चा बोल रहा है मॉइस्ट एयर, ये भारी कौन होता है? ड्राई एयर। मॉइस्ट एयर भारी नहीं होता है। तो ये चीज आप यहाँ पे मैं भी इसको प्रूव भी करूंगा हाउ इट इज। तो आपने देखा होगा मॉइस्ट एयर में जो स्पीड होती है ना मॉलिक्यूलर मास वो ज़्यादा होती है, इसलिए उस मॉइस्ट एयर में मॉलिक्यूलर मास क्या होगा कम होगा। कैसे होगा दैट थिंग आई कैन प्रूफ जैसे। तो अब आप देखो मास ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर, तो ड्राई एयर में जो होगा तो ड्राई एयर में तो आप देखोगे दे आर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन है। लेकिन जब मॉइस्ट एयर है तो मॉइस्ट एयर में क्या हो गया, इस ऑक्सीजन नाइट्रोजन में ऑक्सीजन नाइट्रोजन तो थे प्लस वाटर मॉलिक्यूल जुड़ा। वाटर मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया 18, ये 16 + 2 18 हुआ। ये लोग कितने थे, ये 32 वाला है, ये 28 वाला है, तो कोई कंपोनेंट आ गया ना तो कम कर दिया। तो ड्यू टू दिस मॉइस्ट एयर का जो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा कम होगा। स्पीड ऑफ साउंड इन मॉइस्ट एयर इज मोर, क्योंकि इसमें वाटर जो आ गया ना कुछ फ्रैक्शन में उसी 100% कुछ कंपोजिशन इसका आ गया तो इट विल डिक्रीज द मॉलिक्यूलर मास, हेंस स्पीड विल इंक्रीज। तो ये भी एक तरीका है आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। रेस्ट डेटा दैट आई हैव डिफाइंड। तो स्पीड ऑफ साउंड प्रोपगेशन क्या है, उसमें ये रिजल्ट क्या आ रहे हैं, ऑल दैट थिंग वी कैन डू। इसी में वन मोर क्वेश्चन आई कैन सी, फाइंड आउट स्पीड of sound in 4 mole of helium gas at 127 डिग्री सेंटीग्रेड पे देखना। 4 मोल ऑफ हीलियम गैस एट 127 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है वी। तो वी की वैल्यू हम क्या कहेंगे अंडर रूट ऑफ गामा आर टी बाई एम। तो गामा की वैल्यू हियर पुट मोनोटोनिक गैस इज 5/3, R is 8.314। टेम्परेचर ऑलवेज हैज टू बी इन केल्विन नॉट डिग्री सेंटीग्रेड। इसको आप करेंगे कन्वर्ट कर लो 273 + 127 कितना आ गया 400। अब ये मास यहाँ पे भले ही 4 मोल लिखा है स्टिल विल टेक ओनली द मॉलिक्यूलर मास बिकॉज इट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स एंड देन गॉट कैंसिल्ड। अर्लियर डेरिवेशन में प्रूव किया था। तो ये 4 मोल हो 3 मोल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट वैल्यू क्या रखोगे, इस वैल्यू हीलियम गैस 284 तो 4 × 10⁻³ इसको रखेंगे एंड यू गेट योर रिजल्ट। तो स्पीड ऑफ साउंड कभी भी यहाँ पे इस अरेंजमेंट में कैसे देखना है, ऑल दैट वी कैन डू, ठीक है। एक तरीका फॉर द स्पीड ऑफ द वेव, हाउ डज इट गो, दिस आई हैव डिफाइंड, ठीक है ना। तो इसको हम कहीं पे भी अप्रोच
लगा के कर सकते हैं, इससे रिजल्ट आ जाएगा। अब इसके बाद तो फर्दर क्या होता है, ये तो एनर्जी एंड ऑल द थिंग, स्पीड एंड ऑल द थिंग आई हैव डिफाइंड। अब इसके बाद क्या आएगा, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। हाउ डू दिस वेव्स सुपर इम्पोज। तो उसमें क्या होगा, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या आता है कि स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन, then there is interference of waves, that thing is happening, interference of waves, standing wave formation, beat phenomena, Doppler effect, all these things are। तो उसको फिर हम नेक्स्ट किसी क्लास में शुरू करेंगे फॉर दी सुपरपोजिशन ऑफ वेव। थैंक यू।